नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। मोदी सरकार का गांधी परिवार से जुड़ी 3 संस्थाओं के खिलाफ जांच कमेटी बनाने का ऐलान। राहुल गांधी ने कहा, मिस्टर मोदी कभी नहीं समझेंगे कि सच के लिए लड़ने वाले ना तो बिकाऊ होते हैं और ना ही उन्हें डराया जा सकता है। सीबीएसई के सिलेबस से बाहर किए गए राष्ट्रवाद, संघीय ढांचे, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता और नोटबंदी से जुड़े चैप्टर कोरोना के चलते छात्रों का बोझ कम करने का हवाला। ममता बनर्जी ने किया विरोध। प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स किराए पर देगी सरकार। 3 लाख प्रवासी मजदूरों को फायदे का दावा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आरएसएस ने किया अभिनंदन। गोबर खरीद योजना के लिए जमकर की तारीफ। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत राज्य के कई बीजेपी नेता योजना का उड़ा चुके हैं मजाक। बलिया में अधिशासी अधिकारी की संदिग्ध मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। कहा, ना तो घटनास्थल पर जाने दिया, ना दी घटना की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी में कई मंत्रालयों के अफसर होंगे और कमेटी के प्रमुख होंगे प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर। यह कमेटी तीनों संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और एफसीआरए जैसे कानूनों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी। ये आरोप पिछले दिनों बीजेपी ने तब बेहद जोर शोर से उठाने शुरू किए जब कांग्रेस ने चीन की घुसपैठ के मसले पर मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। चीन के मसले पर कांग्रेस के सवालों का जवाब बीजेपी नेताओं ने नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी इन संस्थाओं पर आरोप लगाकर दिया। हालांकि कांग्रेस इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताती रही है। गांधी परिवार की संस्थाओं के खिलाफ जांच के सरकार के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि मिस्टर मोदी मानते हैं कि सारी दुनिया उनके जैसी ही है। वो सोचते हैं कि हर कोई या तो बिकाऊ है या उन्हें डराया जा सकता है। वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि सच्चाई के लिए लड़ने वाले ना तो बिकाऊ होते हैं और ना ही उन्हें डराया जा सकता है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने गांधी परिवार के ट्रस्टों की जांच पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। अहमद पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि ये लोग गांधी परिवार के प्रति नफरत से भरे हैं। इनकी सरकार की मशीनरी का पूरा ध्यान कांग्रेस अध्यक्ष को अपमानित करना और धमकी देना है, लेकिन ये चीजें हमें रोक नहीं पाएंगी। इतिहास गवाह है कि ऐसे एजेंडे कौरवों ने भी आजमाए थे। देश देख रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन समेत 3 और ट्रस्टों की फंडिंग को लेकर बनाई गई जांच कमेटी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट और चरण सिंह सापरा ने इसे बदले की भावना से लिया गया फैसला बताया है और कहा कि कांग्रेस इस गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं है। माननीय सोनिया जी ने कुछ सवाल केंद्र सरकार को किए थे, पंतप्रधान मोदी जी को किए थे। सवाल था कि चाइना ने की हुई घुसपैठ, उसमें 20 जवान आपके शहीद हो गए। सवाल थे कि पेट्रोल डीजल में जो कीमत बढ़ रही थी उसके बारे में थे। सवाल कोरोना के संकट में केंद्र सरकार ने जो डिसीजन टाइम पर लेने चाहिए थे उसके बारे में थे। उसका जवाब तो कुछ आया नहीं। बाकी उस पर दहशत करने के लिए, कांग्रेस पर दहशत करने के लिए उन्होंने ये इंक्वायरी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हमसे अगर सवाल पूछोगे तो हम उसका उत्तर सत्ता बल, बाहुबल और धनबल के जरिए से देंगे। प्रतिशोध की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का परम धर्म बन गया है। मोदी तंत्र लोकतंत्र पर हावी होकर के देश में एक भय का माहौल बनाना चाहता है। देश हिटलरशाही की ओर जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। देश हित में हम सवाल उठाते रहेंगे। सीबीएसई ने मंगलवार को कोरोना संकट के चलते अगले साल परीक्षा देने वाले बच्चों पर सिलेबस का बोझ कम करने के लिए कोर्स को 30% कम करने की घोषणा की थी। इसके बाद सिलेबस कम करने के नाम पर कई अहम चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। अगले साल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, नागरिकता, नोटबंदी और लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से लोकतंत्र एवं विविधता, लिंग, जाति एवं धर्म, लोकप्रिय संघर्ष,
एवं आंदोलन और लोकतंत्र के लिए चुनौतियों जैसे विषय हटाए गए हैं। वहीं 11वीं कक्षा के लिए हटाए गए हिस्सों में संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और भारत में स्थानीय सरकारों के विकास से संबंधित पाठ शामिल हैं। इसी तरह 12वीं कक्षा से भारत के अपने पड़ोसियों पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ संबंध, भारत के आर्थिक विकास की बदलती प्रकृति, भारत में सामाजिक आंदोलन और नोटबंदी सहित अन्य विषयों को हटाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीएसई के उस कदम पर बुधवार को हैरानी जाहिर की जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान सिलेबस कम करते हुए सीबीएसई ने कई टॉपिक जैसे नागरिकता, संघीयता और बंटवारा को हटा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि इस बात को जानकर हैरानी हुई है कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान सीबीएसई कोर्स कम करने के लिए नागरिकता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता और विभाजन को हटा दिया है। हम कड़ाई से इसका विरोध करते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इन महत्वपूर्ण विषयों को किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाना चाहिए। वहीं सीबीएसई के इस कदम पर एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि सीबीएसई की किताबों से चैप्टर्स को हटाकर बच्चों के पढ़ने और समझने के अधिकार को छीना जा रहा है। सीबीएसई किताबों के लेखक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पलिशकर ने भी इस कदम पर आपत्ति जाहिर की है। लॉकडाउन के कारण सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से जो पाठ हटाए हैं उनकी मीडिया में आलोचना होने के बाद सीबीएसई ने सफाई दी है। सीबीएसई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में कटौती केवल 2020-21 के एकेडमिक ईयर के लिए ही की गई है। बयान में कहा गया है कि उसके इस कदम की मीडिया में अलग अलग ढंग से व्याख्या की जा रही है जो कि ठीक नहीं है। बयान में यह भी दावा किया गया है कि पाठ्यक्रम से जिन चैप्टर्स को हटाया गया है उन्हें लॉकडाउन के दौरान स्कूल में लागू वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर के तहत पहले ही पढ़ाया जा चुका है। पाठ्यक्रम में से जो पाठ हटाए गए हैं उनसे 2021 की बोर्ड परीक्षाओं में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ईपीएफ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना से संबंधित फैसलों को मंजूरी दी गई। वहीं बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से 3 महीने और देने का फैसला हुआ है। उन्होंने सरकार के एक और फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकार इनमें 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में ईपीएफ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना से संबंधित फैसलों को मंजूरी दी गई। इस बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों और कंपनी के मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से 3 महीने तक और देने का फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि देश में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसमें सरकार 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उधर यूपी के बलिया में एक महिला अधिकारी की संदिग्ध मौत के मामले में पीड़ित पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। पिता का आरोप है कि उन्हें पुलिस ने घटना की जानकारी नहीं दी, वो तो घटना स्थल पर अपने आप पहुंचे हैं। पिता का आरोप है कि फर्जी पेमेंट के मामले में उनकी बेटी की जान ले ली गई है। खबरों के मुताबिक बलिया सदर कोतवाली क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी राय किराए पर रहती थी। इसी घर में मणिमंजरी राय फांसी के फंदे पर लटकी मिली। वहीं एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आया है जिसमें मणिमंजरी राय ने अपने साथ छलावा और पूरी रणनीति के तहत फंसाए जाने की बात लिखी है।
तनाव में नहीं थी बच्ची, हमसे सब हर बात सही हुई है। तो क्या बताया था उन्होंने, कौन थे वो लोग जो तो इस तरह के फर्जी पेमेंट के लिए प्रयास कर रहे वो थे? शुरू से वो हमेशा नगर पालिका नगर पंचायत में वही होता ही है सब। आप देख ही रहे हैं, नाली बन रही है, नाली टूट रही है, क्या है, यही तो सब है। हम क्या बताएं, हम लोग ईमानदार आदमी हैं, गलत करते नहीं। तो पुलिस तो ये कह रही है कि खुद ही फांसी लगाया है उन्होंने। खुद नहीं लगाई है, हमको दिखाया गया, रूम में हमको घुसाया गया, हमको बुलाया गया, कुछ नहीं। हम तो अपने यहाँ पहुँचे हैं, अभी हमको रात को बॉडी दिखाई गई केवल। पुलिस अपने से बना ले, सब कर ले। घर के लोगों को रात में ही सूचित कर दिया गया, वो आ गए और अब आत्महत्या है तो किस आधार पर हुई, क्या हुई, इसके संबंध में घर वालों का जो भी ओपिनियन होगा, जो आरोप होगा, उसके अनुसार केस दर्ज करके और कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। यूपी के बलिया में अधिकारी की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बलिया में तैनात गाजीपुर निवासी युवा अधिकारी मणिमंजरी के बारे में दुखद समाचार मिला। खबरों के अनुसार उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। मणिमंजरी के परिवार को न्याय मिले, इसके लिए सभी तथ्यों का सामने आना और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि मणिमंजरी राय मनिया नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के तौर पर तैनात थी। सोमवार देर रात उन्होंने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। मणिमंजरी के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा था कि वो दिल्ली मुंबई से बचकर बलिया चली आई, लेकिन वहां उन्हें रणनीति के तहत फंसाया गया है, जिससे वो काफी दुखी थी और उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला अधिकारी को किसने फंसाया, इसकी जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कानपुर एनकाउंटर केस में सस्पेंड किए गए चौबेपुर के पूर्व थाना अध्यक्ष विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि विनय तिवारी को विकास दुबे की मदद के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। विनय तिवारी के अलावा चौबेपुर थाने के पूरे स्टाफ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। उधर कानपुर एनकाउंटर केस में अब तक सबसे बड़ी गाज एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी पर गिरी है। अनंत देव तिवारी को एसटीएफ से पीएसी भेज दिया गया है। दरअसल कानपुर एनकाउंटर केस से पहले सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी से चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी की शिकायत की थी और कहा था कि विनय तिवारी विकास दुबे से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं। आरोप है कि शिकायत के बावजूद तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी ने विनय तिवारी पर कोई एक्शन नहीं लिया। कानपुर एनकाउंटर के बाद सीओ देवेंद्र मिश्रा के शहीद होने के बाद उनका लिखा एक पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एसएसपी से विनय तिवारी की शिकायत की थी। इन्हीं सब विवादों के चलते एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं कानपुर में आज पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। इस सिलसिले में पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारा, लेकिन खबरों के मुताबिक विकास पहले ही होटल से निकल चुका था। पुलिस ने विकास के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इन 3 लोगों में कानपुर गोलीकांड में शामिल रहा विकास का करीबी प्रभात भी शामिल है। प्रभात के पास से 4 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें यूपी पुलिस की 2 सरकारी पिस्टल्स भी शामिल हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने प्रभात को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस को दे दिया, जबकि बाकी दोनों आरोपी अंकुर और श्रवण को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
दिल्ली दंगों में क्राइम ब्रांच ने 3 और हत्याओं के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। वहीं पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों की दुकानों में आग लगा रहे थे। विरोध में दूसरे समुदाय के लोग भी घरों से बाहर निकले और दंगा भड़का, जिसके बाद पथराव और आगजनी हुई, जिसमें दिल्ली के ब्रजपुरी के गली नंबर 10 में एक ही समुदाय के 3 लोगों को भीड़ ने घेर लिया और पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इन हत्याओं के मामले में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके बाद तफ्तीश पुलिस को सौंप दी गई। छानबीन के दौरान इलाके से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्ध और गवाहों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड का एनालिसिस किया गया, जिसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि अब न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। उधर निजामुद्दीन मरकज मामले में विदेशी नागरिकों को जमानत मिल गई है। साकेत कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। जिन विदेशी जमातियों को जमानत दी गई है उनमें ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, चीन और फिलीपींस के नागरिक शामिल है। इससे पहले आज इन सभी विदेशी जमातियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया था। वहीं पटना में कांग्रेस चुनाव समिति और कैंपेन कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने की। बैठक सदाकत आश्रम में हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्य कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। बैठक के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो महागठबंधन बनाकर राज्य में चुनाव लड़ेंगे। और लोग चाहते हैं कि भाजपा और जेडीयू की सरकार जाए और अच्छा वायबल ऑप्शन जो कांग्रेस और महागठबंधन बन सकता है। हम इन बैठकों के ज़रिए हमारे नेताओं को प्रखंड और जिले में भेजेंगे। लोग आखिर कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, ज़मीनी भावनाएं क्या है, उनको भी देखेंगे। बिहार का एक प्रभुत्व था, वो भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ जेडीयू भाजपा की सरकार ने ख़त्म कर दिया है। हम कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन आने वाले दिनों में बिहार के उस गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस सीट पर 29 नवंबर से पहले चुनाव होना है, जिसके लिए अभी से दावेदारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि बीते 5 बार से अजीत जोगी और उनके परिजन इस सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस बार भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जीत की उम्मीद लगाए हुए। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी भी जीत का दावा कर रहे हैं। हम लोगों की बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी हमारे प्रत्याशी का नाम आपके सामने आ जाएगा। मरवाही को वैसे भी हम लोग कांग्रेस का गढ़ मानते हैं। मरवाही हम लोग पक्का कांग्रेस जीतेगी। जिनका नाम आप ले रहे हैं वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। लेकिन अभी चुनाव लड़ने के पहले उनको बहुत सारे मोर्चे पर लड़ना है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि वो हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। प्राथमिकता जो है वो अमित जोगी की ही होगी और वही लड़ेंगे। अब ये बात अलग है कि मान लो अगर किसी कारणवश वो खुद लड़ना नहीं चाहेंगे तो जिसको भी लड़ाएंगे वो तो जकांछ का वो प्रत्याशी जोगी के रूप में चुनाव लड़ेगा। और बाकी की जो पार्टियां हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस जो अपना ख्याली पुलाव पका रहे हैं तो उनको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से लड़ेगी और वहाँ पर हमारा पहले जनाधार अच्छा रहा है। कांग्रेस बहुत ही पीछे रही है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस तो तीसरे क्रमांक पर थी। तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान में कांग्रेस की जो सफलताएं हैं उनको हम जनता के बीच में ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपने जीत दर्ज कराने की पूरी तैयारी करेगी। दिवंगत नेता छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी अब नहीं हैं। उनके जाने के बाद मरवाही सीट अब खाली है। इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। उनके बेटे अमित जोगी इस सीट के प्रबल दावेदार हैं, जो उनकी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में जब इस सीट से पिछले 5 बार से जोगी परिवार का ही कब्ज़ा रहा है, इस बात पर सवाल भी उठ रहे हैं और लोग इस बात को लेकर संशय में भी हैं क्या जोगी परिवार इस सीट को बचा पाएगा। ऐसी स्थिति में जब जोगी के प्रति सहानुभूति भी लोगों के मन में है, लेकिन अजीत जोगी की विरासत को अमित जोगी संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, इस पर भी सवाल है। सवाल ये भी है क्या बीजेपी इस चुनाव में फ़ाइट कर पाएगी
या कांग्रेस मजबूती के साथ वापसी कर पाएगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को लेकर आरएसएस के संगठन गौ ग्राम स्वावलंबन अभियान के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भूपेश बघेल का अभिनंदन किया और कहा कि भूपेश बघेल के इस फैसले से समाज स्वावलंबन की ओर बढ़ेगा। इस प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को एक ज्ञापन भी दिया जिसमें उन्होंने गौमूत्र और वर्मी कंपोस्ट भी खरीदने की मांग की है। आरएसएस के संगठन ने ऐसे वक्त में सीएम का अभिनंदन किया है जब बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस योजना पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने विपरीत विचारधारा के बावजूद सीएम के अभिनंदन किए जाने का स्वागत किया है। वहीं उधर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आरएसएस को कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। पशुपालकों को इससे कुछ न कुछ अतिरिक्त आय होगी। वे मवेशियों को कुछ न कुछ और दाना खिला सकेंगे। किसानों के खेतों को ऑर्गेनिक खाद मिलेगी, मजदूरों को काम मिलेगा। सबके हित की इस योजना का पूरे प्रदेश में व्यापक स्वागत हो रहा है। आरएसएस के कुछ लोगों ने यदि गोधन योजना के नाम पर यदि सम्मान किया है कांग्रेस का या कांग्रेस के नेताओं का, तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के नेताओं की आंखें खुलनी चाहिए, चक्षु खुलना चाहिए कि आरएसएस किसी राजनीतिक दल के पीछे नहीं खड़ा जो आरोप कांग्रेस के लोग लगाते हैं। हम हर एक वो चीज का समर्थन करते हैं जो देश हित में होता है। गोबर खरीदने जा रही है सरकार। धान तो खरीद नहीं सके यार, अब गोबर खरीदेंगे, उसका क्या हिसाब रखेंगे। धान को खरीद लेते महाराज, एक एक दाना धान खरीदी की बात थी, बोनस की बात थी, 2 साल का बोनस बचा हुआ है उसको पैसा देने की बात। उस समय जब बोनस की बात होती है, नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता, तो बोलता है पैसा नहीं है। खरीदे ना, गोबर भी खरीदे, मगर धान भी खरीदे, गोबर भी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, खरीदे तो बहानाबाजी नहीं हुई। तो छत्तीसगढ़ के कोडा गांव के मोहन बेड़ा में स्वास्थ्य कर्मियों ने मिसाल पेश की है। उन्होंने एक गर्भवती महिला को बेहद कठिन हालात में अस्पताल पहुंचाया। दरअसल सड़क नहीं होने के चलते गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाना बेहद कठिन था और एम्बुलेंस को भी नहीं बुलाया जा सकता था। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने रस्सी और डंडे से एक अस्थायी डोला बनाया जिसमें महिला को बिठाया गया। इसके बाद वो महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक ले गए। मोहन बेड़ा जो है एक्चुअल में का सुदूर एरिया है, वहाँ पर रोड नहीं होने के कारण गाड़ी नहीं जा पाती है, तो 102 को कॉल गया, उसमें से उन्होंने गया वहाँ से पैदल जाके फिर जो व्यवस्था करके जो डोला बोलते हैं उसमें डाल के उनको सुरक्षित प्रसव के लिए यहाँ पे जिला अस्पताल लाए, जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन के द्वारा जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ रखा गया है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पटना में तो हालात और भी खराब हैं। पटना में कोरोना विस्फोट के बाद जिला प्रशासन ने 10 जुलाई से 1 हफ्ते तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि एक दिन में पटना में 235 कोरोना के केस सामने आए थे, जिसके बाद पटना में हड़कंप मच गया था और अब जिला प्रशासन ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला किया है। जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि शुक्रवार 10 तारीख से लेकर के 1 सप्ताह तक ये सारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ज़रूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके शेष को बंद रखा जाएगा। और उसमें जैसे किराने की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं और अन्य जो इस तरह से ग्रॉसरीज की शॉप्स हैं, ये सब खुली रहेंगी। इसी तरह से जो मेडिकल शॉप्स हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स के दुकानें हैं, वह सभी खुली रहेंगी।
मुंबई में आज होटल, रेस्टोरेंट और लॉज आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को शर्तों के साथ होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। इसके साथ ही एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक होटल में 33% क्षमता के साथ इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। मुंबई में 24 मार्च से लॉकडाउन के साथ ही होटल और लॉज पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने जाधव को दूसरा काउंसुलर एक्सेस देने का ऑफर रखा है, लेकिन जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से मना कर दिया था। मामले में और भी डिटेल्स का फिलहाल इंतजार है। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जाधव को 17 जून को रिव्यू पिटीशन फाइल करने को कहा, लेकिन जाधव ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने इस बाबत भारतीय उच्चायोग को लिख दिया है। पाकिस्तान ने दूसरा काउंसुलर एक्सेस ऑफर किया है। आपको बता दें कि जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। बाद में भारत जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा था, जहां पर उसके पक्ष में फैसला आया था। आईसीजे ने पाकिस्तान से जाधव की सजा की समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया था। तब से भारत इस आदेश को लागू कराने की कोशिश में पाकिस्तान के संपर्क में बना हुआ है। कुलभूषण जाधव एक दया की याचना कर रहे हैं और रिव्यू पिटीशन करना नहीं चाहते। ये पाकिस्तान का जो आज बयान आया, ये बहुत ताज्जुब वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी तरह से आईसीजे के ऑर्डर की तौहीन की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आईसीजे ने जब ऑर्डर दी थी तब उसमें साफ कहा था कि पाकिस्तान ने काउंसुलर एक्सेस इन स्पिरिट देना चाहिए। पाकिस्तान ने तो नहीं दिया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव इनको भारत अधिकारी को जो मिलने दिया वो पाकिस्तान के अधिकार की मौजूदगी में, और इसीलिए पाकिस्तान ने जो आज बात कही है, मुझे लगता है कि एक सोची हुई उनकी शातिर चाल है और इसलिए हमें चौकन्ना रहना। आज डिक्लेयर किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि कमांडो कुलभूषण जाधव ये रिव्यू पिटीशन के लिए उन्होंने नकार दिया है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन के लिए कोई नकार दे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ग्लोबल लॉज के खिलाफ जा रहा है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। और फिर जब भारत ने थोड़ा सा आवाज चढ़ाने की कोशिश की, फिर आप बोलते हैं कि उन्होंने रिव्यू पिटीशन के लिए नकारा, लेकिन मर्सी प्ली के लिए उन्होंने अग्री किया है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? ये कहाँ का आपका नॉनसेंस लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का? वो अपनी मौत की सजा जो उसको जासूसी के केस में पाकिस्तान ने दी थी, उसके बारे में रिव्यू पिटीशन डाले, लेकिन उसने अभी इनकार किया है। पॉसिबली उसको अभी पूरी चीज़ें अंदर क्लियर नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तानी अभी उसको कहेंगे प्रेशर के कारण वो वही मानेगा। इसके लिए उन्होंने दूसरी बार काउंसलर एक्सेस दिया गया है और आशा करते हैं कि वो जो दोबारा ट्रायल होना है वही सही होगा, क्योंकि पहला ट्रायल जो है वो ज़बरदस्ती किया गया था और गलत किया गया था और गलत एविडेंस के साथ किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।